बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग हमने कहा था किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर डिपार्टमेंट्स को बनाना, उनमें फिर डिपार्टमेंट के हेड को सिलेक्ट करना और फिर एम्प्लॉयज़ को जो है उनके टास्क असाइन करना, ये है ऑर्गेनाइजिंग का काम। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह बनाया जाता है। कल मैंने आपसे शेयर की थी एक डायग्राम जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो अब स्ट्रक्चर क्या होता है, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं और किस डिपार्टमेंट और कौन सा डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, इसको हम बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें प्रिंसिपल होगा टॉप पे, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, फिर इसी तरह उसके नीचे बाकी सारे लोग आएंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो अब क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिल्कुल मामूली लेवल की है, यानी जिसमें बहुत थोड़ा काम है, तो उस केस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है वही प्रोडक्शन भी करता है और वही उस आइटम को सेल भी करता है। यानी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोड्यूस कर रही है ना, कुछ आइटम प्रोड्यूस कर रही है, लेट सपोज मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है, तो इस सूरत में जो ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ही प्रोड्यूस भी करता है मोबाइल को और वो ही सेल भी करता है। और ये उस सूरत में होता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत थोड़ी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है। यानी अगर एक महीने में एक मोबाइल प्रोड्यूस करना है लेट सपोज, तो इस केस में कोई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कम्प्लेक्स काम नहीं है। एक ही बंदा अकेले ये सारा कुछ मैनेज कर सकता है, वो खुद ही बनाएगा और फिर खुद ही इसको जो है सेल कर देगा। अब एक और दूसरी केस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ज़्यादा आइटम जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। उसने लेट सपोज हफ्ते में एक मोबाइल प्रोड्यूस करना है। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास डेफिनेटली इतने रिसोर्सेज तो नहीं है कि वो एक हफ्ते में एक मोबाइल बना सके, यानी इतना टाइम भी नहीं है उसके पास। दो ही हाथ हैं उसके और एक ही दिमाग है, वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है। तो अब इस सूरत में क्या होगा कि वो डिपार्टमेंट बना देगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देगा। एक को प्रोडक्शन जिम्मे लगा देगा और दूसरे को सेलिंग। यानी एक डिपार्टमेंट का काम होगा कि वो मोबाइल को प्रोड्यूस करे और दूसरे डिपार्टमेंट का क्या काम होगा कि वो बने हुए मोबाइल फ़ोन को सेल करे। तो अब ये देखें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन किस तरह रहा है कि पहले एक ही आदमी था, वो बना भी रहा था और बेच भी रहा था। अब जब आइटम ज़्यादा होने लगे तो दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन को। एक का काम है प्रोड्यूस करना और दूसरे का सेल करना। ठीक है जी। अब ये जब डिसीजन लेता है ओनर, ठीक है, कि एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए बनाना है और एक सेलिंग के लिए, तो इससे एक लेवल बढ़ जाता है मैनेजमेंट का। पहले एक ही लेवल था, उसको कहते हैं ओनर मैनेजर। ओनर मैनेजर का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का ओनर भी वही है और मैनेजर भी वही है। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक तो इन्वेस्टमेंट उसकी है और दूसरा वो खुद ही मैनेज कर रहा है सब चीज़ों को। तो उसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ही लेवल है, उसको ओनर मैनेजर कहा जाता है। अब जब ओनर मैनेजर ने देखा कि ज़्यादा आइटम प्रोड्यूस करने हैं तो उसने दो डिपार्टमेंट्स बना दिए। ठीक है, जब दो डिपार्टमेंट बनाएगा तो इससे एक लेवल बढ़ जाएगा। पहले ये ऊपर वाला सिर्फ एक लेवल था, ओनर मैनेजर। अब क्या है, ये एक और लेवल बन गया। ठीक है, इसमें दो मैनेजर और आ गए हैं। सो अब ये वाला जो है प्रोडक्शन मैनेजर, इसका काम होगा कि आइटम्स को प्रोड्यूस करना और उससे रेलिवेंट जितने भी हैं मैटर्स वो देखना। अब इसके नीचे फिर प्रोडक्शन के जो हैं एम्प्लॉयज़ वो आ जाएंगे। फिर इसी तरह एक दूसरा मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर। इसका काम क्या होगा कि जो चीज़ें इसने प्रोड्यूस की हैं वो इसको सेल करे, यानी मार्केटिंग के थ्रू फिर सेल करे। और फिर इसी तरह इसके नीचे जो एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे वो सेल्समैन कहलाएंगे। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो दो लेवल्स में बन गया है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही है कि बनता किस तरह ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। पहले सिंगल
मैन था, ओनर मैनेजर, तो उसके बाद एक लेवल बढ़ा दिया, तो उसको एक और लेवल यानी उसमें इंक्रीज़ कर दिया, बिकॉज ज़रूरत अब ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, ये जो होते हैं ना प्रोडक्शन और सेलिंग के फंक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इनको हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फंक्शन या फिर लाइन फंक्शन। ठीक है, इन फंक्शंस का काम क्या होता है कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, डायरेक्टली उनको मीट करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखें, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उसने महीने में 10 मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करने हैं, तो अब ये जो हैं फंक्शन, प्रोडक्शन का फंक्शन और सेलिंग का फंक्शन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट कर रहे हैं कि आप मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं। तो ये जो लाइन फंक्शंस होते हैं, इनका काम क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको मीट करना। अब जैसे जैसे आपके बिज़नेस का साइज़ बढ़ता जाता है, उसमें पैसा भी ज़्यादा आता जाता है, तो जब पैसा ज़्यादा आता है तो उसको मैनेज भी करना पड़ता है। ठीक है, पहले आप महीने में 1 मोबाइल फ़ोन बेच रहे थे, अब आप 10 बेच रहे हैं, तो आपके पास डेफिनेटली पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। जब पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको मैनेज करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जब उसको मैनेज करने की बारी आती है तो फिर ये जो ओनर मैनेजर था, ये लेवल 1 का, इसने सोचा कि क्यों ना एक और डिपार्टमेंट बना दिया जाए। उस डिपार्टमेंट को फिर नाम दे दिया जाता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अब ये एक और लेवल इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो अब ये बेसिकली हम समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पहले सिंगल आदमी कर रहा था, फिर थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हुआ तो उसने प्रोडक्शन और सेलिंग को अलग अलग कर दिया। अब जब पैसे ज़्यादा आना शुरू हो गए तो उसको फील हुआ कि पैसे को मैनेज किया जाए, हैंडल किया जाए, तो फिर एक और डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हो गए। अब ये जो तीनों डिपार्टमेंट हैं, इनको मैनेज करने के लिए अलग अलग मैनेजर्स होंगे। फाइनेंस मैनेजर अलग होगा, प्रोडक्शन मैनेजर अलग होगा और फिर सेलिंग मैनेजर जो है वो अलग होगा। अच्छा, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है तो उसमें कुछ लोगों को हायर करने की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, हायर करने की ज़रूरत होती है, फिर उनको ट्रेन करने की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, जब काम ज़्यादा होता है तो उसके लिए थोड़े एम्प्लॉइज़ जो हैं वो फिर काम नहीं देते। उस सूरत में क्या होगा, आपको नए एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हायर भी करना पड़ता है और उनको साथ साथ फिर उनकी जो है ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए फिर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट को जो कि लोगों को हायर करेगा और ट्रेन करेगा, उसको हम पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं, या आजकल उसे HR डिपार्टमेंट भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो सेलिंग मैनेजर है और जो फाइनेंस मैनेजर है, इन तीनों की मदद करे। मदद इस तरह करे कि उन्हें राइट पीपल ढूंढ कर दे, जिन लोगों के पास स्किल्स हों और जिन लोगों के पास ट्रेनिंग हो, जिन लोगों के पास नॉलेज हो। तो ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, इसका क्या काम होगा कि जो तीनों मैनेजर्स हैं, फाइनेंस के, सेलिंग के और प्रोडक्शन के, उनको राइट एम्प्लॉइज़, सही बंदे जो है वो ढूंढ कर दे। तो अब ये एक और मैनेजर दरमियान में आ गया। ठीक है, पर्सनल एक और डिपार्टमेंट यानी आ गया। पहले 3 थे, प्रोडक्शन का, सेलिंग का और फाइनेंस का, अब चौथा एक आ गया पर्सनल डिपार्टमेंट, ये जिसे आजकल HR डिपार्टमेंट कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर ज़िम्मेवारी भी बढ़ती जाती है कि पहले वो थोड़े आइटम प्रोड्यूस कर रहा था, अब जब उसके साथ हेल्प करने के लिए और मैनेजर आ गए तो उसका वर्कलोड जो है वो एक लम्हे के लिए तो कम हुआ, लेकिन फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये ज़रूरत महसूस हुई कि प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। ठीक है, पहले महीने के अंदर आप 10 मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा जी नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गई है, हमारे कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हमें क्या है कि 20 मोबाइल फ़ोन हमने महीने के अंदर प्रोड्यूस करने हैं। तो फिर उस केस में जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, उसको मज़ीद 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो 2 डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, एक क्वालिटी कंट्रोल होता है और दूसरा रिपेयरिंग का।
अब देखें जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है तो उसमें चांसेस भी होते हैं कि कहीं ना कोई कमी रह जाएगी। होता है ना ऐसा, जब ज़्यादा आपके पास ऑर्डर आता है तो आप जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करते हैं, तो उस सूरत में चांसेस होते हैं कि कहीं कोई कमी रह जाए। तो उसको चेक करने के लिए कि कहीं पे कोई कमी बेशी तो नहीं, हम ये क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर साथ ये रिपेयरिंग का क्या है, ये आपको पता ही है कि जब आप अपनी आइटम्स बेच रहे हैं तो आप ऑफिशियल अपना एक प्लेटफॉर्म भी रखें जहाँ आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो रिपेयर करके दें। तो अब हमने क्या किया बेसिकली कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको मज़ीद 2 फेजेस के अंदर, 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया है, और इन दोनों के लिए फिर अलग अलग सुपरवाइज़र या फोरमैन जो है वो डिवाइड कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। सो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये सबसे पहले ओनर मैनेजर है जो बिल्कुल शुरू में था, फिर हमने ये 4 लोग हायर किए। सेल्स मैनेजर, ये सेलिंग इसका काम होगा इस डिपार्टमेंट का। अब इसके नीचे कौन कौन आता है, सेल्समैन आता है, फिर इसके नीचे वर्कशॉप का मैनेजर आता है, फिर फोरमैन, और फिर इसी तरह ये सारे एम्प्लॉयज़। फिर आगे प्रोडक्शन मैनेजर है, फिर फाइनेंस मैनेजर है, और फिर ये पर्सोनल मैनेजर या HR डिपार्टमेंट है। सो ये है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। शुरू में अकेला ही आदमी सारा कुछ करता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है और कस्टमर, तो फिर उस तरह हम इसमें डिपार्टमेंट्स ऐड करते जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जी अब कौन से होते हैं, सबसे पहला है पर्पज़। अब पर्पज़ क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, यानी वो किस मकसद के लिए बनाई गई थी। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी इस केस में ये बनाई गई थी कि मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करेगी, तो पहला ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, उसका कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर आगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होंगे आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है और अथॉरिटी भी देनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या होता है, कल हमने पढ़ा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज़ के ज़िम्मे उनके काम लगाना, और अथॉरिटी है उनको पावर असाइन कर देना। ये है दूसरा प्रिंसिपल। अब तीसरा इस तरह क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविजन, यानी जब आपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, तो अब कोई ना कोई सुपरवाइज़र भी होना चाहिए जो उनको चेक करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविजन क्या होती है कि एम्प्लॉयज़ को चेक करना, जो कल हमने बात की थी अकाउंटेबिलिटी करना, ये वो है एक तरह से। फिर आगे स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल ये होता है जी, टॉप से बॉटम तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर है वो किस तरह से डिवाइडेड है, यानी टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उसका क्या काम है, मिडिल लेवल की मैनेजमेंट का क्या काम है, और बॉटम लेवल पे जो मैनेजमेंट है उसका क्या काम है। तो जिसका जो काम है वो उसको क्लियरली डिवाइड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। ये होता है स्केलर प्रिंसिपल। अच्छा, इसके बाद है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल ये होता है कि आप लिमिट सेट करते हैं कि ये सुपरवाइज़र है, इसका इतने से लेकर इतने तक काम है, इसकी पावर यहाँ से यहाँ तक है, इससे ये एक्सीड नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके पास इतने एम्प्लॉयज़ इसके अंडर आते हैं, इसने इन्हीं को कंट्रोल करना है, इसके अलावा इसकी पावर और कहीं एक्सरसाइज नहीं होगी। सो ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये जी पांचवा प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद है स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन ये होता है जी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मार्केटिंग का स्पेशल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का और एडमिशन का। तो इनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो इसी से स्पेशल होने चाहिए, उनकी स्पेशलाइजेशन इन्हीं में होनी चाहिए। यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंस का बंदा नहीं होना चाहिए और आईटी के अंदर मैनेजमेंट का बंदा नहीं होना चाहिए। सो ये है स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। आगे है कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, यानी वो आपस में उन सबको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल क्या काम हो रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, क्या नया कुछ हो रहा है। सो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। फिर है डेफिनेशन। सो डेफिनेशन के अंदर जी ये होता है कि सारा कुछ आप राइटिंग में कर देते हैं, यानी किसका क्या काम है और क्या उसके ज़िम्मे ड्यूटीज़ हैं, ये सारा कुछ आपने रिटर्न में देना है। जब कोई नया एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं तो ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है ना, HR,
वो हर एम्प्लॉयज़ को बताता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने इस इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हुए ये काम करना है। सो डेफिनेशन क्या है जी, जो भी आपने एम्प्लॉयज़ रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको राइटिंग में आप जो है बताएं कि उसके क्या काम है। सो ये हैं जी 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल अथॉरिटी रिलेशनशिप। अब तक हमने पढ़ा है कि डिपार्टमेंट कैसे बनते हैं और सेक्शन और लेवल कैसे होते हैं। अब हम अथॉरिटी रिलेशन की बात करते हैं। अथॉरिटी रिलेशन ये होता है, अथॉरिटी बेसिकली पावर को कहते हैं। पहले हमने पढ़ा है ना कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एम्प्लॉयज़ को, फिर अथॉरिटी देना। तो अब अथॉरिटी के रिलेशनशिप कौन से होते हैं? बेसिकली आप इनको ये समझ लें कि लीडरशिप के जो है रिलेशन कौन से होते हैं। तो 3 होते हैं, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। अच्छा, लाइन अथॉरिटी का क्या काम है जी? ये सबसे जो टॉप पे होती है ना मैनेजमेंट, उसको बेसिकली कहते हैं, मैनेजर जो होता है उसको लाइन अथॉरिटी कहते हैं। तो इसका काम ये है जी ऑर्डर्स को इशू करना और काम को पूरा करवाना। अगर ये देखता है कि ऑर्डर्स जो हैं उसके फुलफ़िल नहीं किए गए, तो जो होता है मैनेजर, उसके पास राइट होता है कि वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, यानी आप इसको ये समझ लें कि ये टॉप लेवल का मैनेजर होता है जिसका काम होता है टास्क को कंप्लीट करवाना। अगर वो देखता है कि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो वो फिर एक्शन ले सकता है। इसके नीचे सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, ये टॉप पे होता है लाइन अथॉरिटी। फिर है स्टाफ अथॉरिटी। जो स्टाफ अथॉरिटी है ना, इसका काम होता है एडवाइस देना या इंफॉर्मेशन देना या सजेशन देना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो HR डिपार्टमेंट है ना, वो मदद करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को या सेल्स डिपार्टमेंट को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हायरिंग के अंदर और लोगों को ट्रेन करने के अंदर। लेकिन उसके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं होती लोगों को अपॉइंट करने की। जो फाइनल अथॉरिटी होती है ना, वो लाइन मैनेजर्स के पास होती है। ठीक है, जो स्टाफ अथॉरिटी है इसका काम सिर्फ होता है एडवाइस देना। अब उनकी एडवाइस जो है वो एक्सेप्ट भी की जा सकती है और रिजेक्ट भी की जा सकती है लाइन मैनेजर्स की तरफ से। सो ये है स्टाफ अथॉरिटी। अच्छा, इसके बाद है जी फंक्शनल अथॉरिटी। अब फंक्शनल अथॉरिटी का क्या काम है? फंक्शनल अथॉरिटी का काम जो है ना, इसके अंडर आते हैं डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, यानी जो रोज़ाना फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ना, वो फंक्शनल अथॉरिटी के अंदर आते हैं। इनके पास बेसिकली को बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती। इनके पास रोज़ाना के जो काम हो रहे हैं ना, उनको बस चेक करने की अथॉरिटी होती है। ये ना हायरिंग में कोई ज़्यादा असिस्टेंस कर सकते हैं और ना ही ऑर्डर जो है वो ज़्यादा दे सकते हैं। सो आप ये समझ लें कि सबसे कम जो पावर होती है ना तकरीबन, वो फंक्शनल अथॉरिटी के पास होती है। सो ये हैं स्टूडेंट्स 3 लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज़, ये 3 टाइप्स आप कह लें। अच्छा, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ होती है कमेटी। वैसे आपको पता है लेकिन चलें जनरल सी डेफिनेशन। कमेटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल होती है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या किसी मुश्किल टॉपिक के ऊपर मीटिंग कॉल की जाए और फिर उस प्रॉब्लम को जो है हैंडल किया जाए। ठीक है, कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कमेटी को इनकरेज करती हैं, कुछ डिस्करेज भी करती हैं, क्योंकि कमेटीज़ के अंदर ज़्यादातर फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसको डिस्करेज करती हैं। सो ओवरऑल कमेटी जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मीटिंग्स वगैरह कॉल करे और ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करवाए। अब इसकी टाइप्स होती हैं जी, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी, तो इसका मतलब होता है फाइनेंस। इसका काम होता है फाइनेंस से रेलिवेंट या एम्प्लॉय से रेलिवेंट या कस्टमर से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस किया जाए, ये स्टैंडिंग कमेटी का काम है। इसी तरह एक एडवाइजिंग कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी। इसका काम होता है जो टॉप लेवल की लीडरशिप है ना, उसको एडवाइजेस देना कि अगर इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्पफुल हो सकता है, वगैरह वगैरह। सो ये हैं जी टाइप्स ऑफ कमेटी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारा ख़त्म हो गया ये वाला चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का। तो अगर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।